नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ एकेडमी में। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। साथियों, आज से मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 500 क्वेश्चनों की, और ये जो टॉप 500 क्वेश्चन है ये आपकी पटवार एग्जाम को कवर करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी आपके पटवार लेवल से संबंधित जो आपके एग्जाम, जैसे आपका स्टेनोग्राफर हो गया है ना, ACF का एग्जाम हो गया, तो इन्हीं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बड़े ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। बस आप साथ देते रहिए साथियों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर आपको समझ में आए, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो बस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल के अगर ऊपर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो देख लीजिए पूरा, उसके बाद अगर आपको लगे कि वीडियो को शेयर करना है तो आप कर दीजिए। अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगे ये चैनल आपके काम का है, यहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले मत कीजिए कुछ भी, बाद में, पहले आप देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान। आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान से संबंधित आपका पहला चैप्टर रहेगा। और दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये पता नहीं कहां तक जाएंगे, ये 150 तक जाएंगे या 200 तक जाएंगे, अभी टोटल बने नहीं है। जब टोटल बन जाएंगे तब मैं आपको इसके आगे लिख दूंगा और आपको जो PDF दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आंसर नीचे दे रखे हैं, लेकिन आपको आंसर समझना है, आपको सीखना है, नहीं कि आपको आंसर को देखना है। आंसर आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन आपको समझना है, सीखना है। यहाँ पर आपको पूछा है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो प्यारे साथियों, ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, ऑक्सीजन हमारे ऊतकों के लिए आवश्यक होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, पाई जाने वाली गैस, पाई जाने वाली गैस। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। यहां पर बात मैंने आपको ब्रह्मांड की बताई है। अगर यही बात आपकी हो जाए वायुमंडल, ब्रह्मांड की बजाय आपको पूछ ले वायुमंडल, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका N2 यानी नाइट्रोजन। अगर ब्रह्मांड, वायुमंडल की जगह आपका ब्रह्मांड आ जाए, तब आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ पहला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा जूम और कर लेता हूं। हाँ, इतना बड़ा जूम कर लेता हूं, फिर ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ब्लैक लंग रोग मतलब, लंग मतलब क्या होता है, फेफड़ा, यानी फेफड़े काले हो जाते हैं और उसको ब्लैक लंग कहा जाता है, और वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो कौन सा काम करने वाले या कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ये ब्लैक लंग रोग होता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कोयला की खान में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ब्लैक लंग का रोग होता है, कोयले के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों के। इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, जो कोयले का जो धुआं वगैरह होता है, कोयले की जो राख वगैरह होती है, वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है और वो फेफड़ों के ऊपर इस प्रकार से क्या करने लगती है, जमने लगती है, जिसके कारण वो फेफड़े खराब हो जाते हैं और इससे खांसी बहुत ज़्यादा आती है। बलगम इससे आता है प्यारे साथियों, बलगम इससे आता है। तो ये एक प्रकार का टीबी जैसा रोग हो जाता है, खांसी आती है, बलगम आता है, टीबी जैसा रोग हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग रोग बोलते हैं, जो आपका कोयला खान में करने वाले व्यक्तियों के ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। अवरोधित श्वसन का मतलब क्या होता है, जिन व्यक्तियों को सांस नहीं आ रहा है, तो आपने देखा होगा प्यारे साथियों,
जो रोगी होता है, जब रोगी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो रोगी के नाक के ऊपर एक क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। तो वो वास्तव में ऑक्सीजन नहीं होती, उस ऑक्सीजन के साथ में आपकी हीलियम भी होती है। ऑक्सीजन के साथ में आपकी क्या होती है, हीलियम भी होती है। ध्यान रखना है प्यारे साथियों, ठीक है ना, हीलियम होती है। तो हीलियम और ऑक्सीजन का जो आपका मतलब वो हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वो ही क्या होता है, काम आता है आपके रोगी व्यक्ति के काम आता है। अवरोधित जो श्वसन होता है उसके काम आता है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों रेडोन की। तो रेडोन एक ऐसी गैस है प्यारे साथियों, रेडोन एक ऐसी गैस है जिसको हम क्या बोलते हैं, भारी गैस बोलते हैं। सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस आपकी कौन होती है, रेडोन होती है। यहाँ पर आर्गन की बात करते हैं तो ध्यान रखना है प्यारे साथियों, वायुमंडल के अंदर इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.93%। 0.93% यानी वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे अधिक गैस, वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे अधिक गैस आपकी कौन सी गैस है, आर्गन गैस है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्यों कर देती है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो वनस्पति को नष्ट कर देती है। दोस्तों उसके अंदर पाया जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। H2SO4 पाए जाने के कारण ये एक प्रकार का तेजाब होता है, ये एक प्रकार का तेजाब होता है। और जब प्यारे साथियों ये तेजाब हमारी वनस्पति के ऊपर पड़ता है, हमारे पेड़ पौधों के ऊपर पड़ता है, तो वो क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो अम्ल वर्षा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है आपका, H2SO4 होता है। और इस H2SO4 के कारण ही क्या होती हैं, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा मेरे साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एरोसोल का उदाहरण, एरोसोल का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले समझिए एरोसोल क्या होता है। दोस्तों एरोसोल एक ऐसा मिश्रण होता है, एक ऐसा मिश्रण होता है, इस मिश्रण के अंदर आपका द्रव भी होता है और इस मिश्रण के अंदर आपके कण भी होते हैं, यानी कण भी पाए जाते हैं और द्रव भी पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा इसमें वो है जिसके अंदर कण भी पाए जाएं और वो तरल भी हो, यानी उसके अंदर कण भी हो और वो तरल टाइप में भी हो। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो धुआं होता है वो एक प्रकार का एरोसोल होता है। अब आप कभी इस धुएं को महसूस करके देखना, धुएं के ऊपर आप हाथ लगा के देखना, आपका हाथ क्या हो जाता है, आपका हाथ प्यारे साथियों गीला हो जाता है, आपका हाथ गीला हो जाता है। और इस गीला होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका द्रव है, इसके अंदर जल है। ठीक है ना, तो जल और कण के रूप में पाए जाने वाला जो आपका होता है उसको एरोसोल बोलते हैं। और इनमें जो आपका धुआं है वो इसी प्रकार का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि धूम कोहरा में ऐसा कौन सा पदार्थ मौजूद है, धूम कोहरा में ऐसा कौन सा पदार्थ मौजूद है जो आंख में जलन पैदा करने वाला होता है, जो आंख में जलन पैदा करता है। तो धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली पदार्थ कौन सा है वो आपको बताना है। तो उस पदार्थ का नाम होता है आपका प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण धूम कोहरा से क्या होती है, हमारी आंखों में जलन पैदा होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्यारे साथियों, लैब असिस्टेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लैब असिस्टेंट में। दोस्तों राजस्थान पुलिस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 2013 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पुलिस में। और इसके साथ साथ दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था जेल प्रहरी 2013 के अंदर, हाँ जेल प्रहरी 2013 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है आपकी ओजोन गैस। कौन सी गैस है, ओजोन गैस। और दोस्तों ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत के अंदर पाई जाती है, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत के अंदर पाई जाती है। तो ध्यान रखना समताप मंडल में। कौन से मंडल में, समताप मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर आपकी कौन सी गैस होती है, तो ओजोन गैस होती है। और दोस्तों इसकी मैं आपको खासियत बताऊं तो इसका सूत्र होता है O3, इसका सूत्र क्या होता है, O3। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, इस ओजोन गैस के अंदर वर्तमान में क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। क्या हो रहा है, क्षय, यानी इसमें क्षति हो रही है। और इसके क्षय होने का कारण क्या है, तो CFC,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत की मोटाई में कमी आ रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ पर होता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, इसका जो उपयोग होता है वो आपका फ्रिज के अंदर होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो दोस्तों वायुमंडल में 78% मात्रा में क्या पाई जाती है? आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। हीलियम के बारे में अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो एक तो इनको कृत्रिम श्वसन के रूप में काम में लेते हैं। कृत्रिम श्वसन के रूप में, कृत्रिम श्वसन यानी अवरोधित जो श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ मिलाकर के काम में लेते हैं। इसके साथ साथ हीलियम के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये दोस्तों ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सर्वाधिक पाई जाने वाली या फिर पाई जाने वाली सर्वाधिक क्या है? आपकी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस अगर वैसे की अगर बात करते हैं, वैसे तो वो हाइड्रोजन है ब्रह्मांड के अंदर, वैसे तो हाइड्रोजन है ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन अक्रिय गैसों की अगर बात करते हैं तो अक्रिय गैसों की श्रेणी में ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाती है? हीलियम गैस पाई जाती है। और वायुमंडल में आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में आपके हाइड्रोजन पाई जाती है सर्वाधिक, लेकिन अक्रिय गैसों की श्रेणी में आपकी हीलियम होती है। हीलियम दोस्तों सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की गैस ब्रह्मांड में, सबसे हल्की गैस, या फिर अक्रिय गैसों की श्रेणी में सबसे हल्की गैस। अक्रिय गैसों की श्रेणी में सबसे हल्की गैस कौन होती है? आपकी हीलियम होती है। इसीलिए इस हीलियम का उपयोग है वो आपका किसके अंदर किया जाता है? वायुयान के टायरों में किया जाता है। वायुयान के जो टायर होते हैं उन वायुयान के टायरों में किसका उपयोग होता है? हीलियम का उपयोग होता है। दोस्तों मीथेन की बात करते हैं, तो ये जो मीथेन गैस है ये आपकी गोबर गैस में पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? गोबर गैस में, है ना। गोबर गैस में 75% आपकी कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा या फिर मेघ विजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? जो कृत्रिम वर्षा होती है या फिर मेघ विजन जो होता है उसमें कौन सा पदार्थ या कौन सा रासायनिक द्रव्य काम आता है? तो उस पदार्थ का नाम ध्यान रखना प्यारे साथियों। कृत्रिम वर्षा के लिए आपका सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, और तीनों ही काम आते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ में है, कहने का मतलब तीनों की तीनों चीजें आपकी काम आती हैं कृत्रिम वर्षा के अंदर। और कभी मैं आपको दोस्तों थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कृत्रिम वर्षा के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा किस प्रकार से आपकी कृत्रिम वर्षा होती है। यहाँ पर हम जितना ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी जो पटवारी एग्जाम है उसमें क्या हो, आपको मतलब थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आए और पढ़ने में आपको क्या मिले, मतलब काम की चीज़ आपको मैं करवा दूं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से स्कोर अपना कर पाओ। ठीक है साथियों, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। तो इसमें थोड़ा सा बीच में क्या है, थोड़ा हो जाता है, कंप्यूटराइज्ड जो चीज़ें होती है उसमें ऐसा ही होता है कभी कभार। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमने 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया, अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हरे फलों को पकाने में कौन सी गैस काम आती है? तो एथिलीन गैस काम आती है। कौन सी गैस काम आती है? एथिलीन गैस काम आती है, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं एथेन गैस के बारे में, इथेन गैस के बारे में बात करते हैं, तो ये पॉलीथीन बनाने में काम आती है, पॉलीथीन बनाने में काम आती है। अगर हम मेथेन गैस की बात करते हैं तो मीथेन जो गैस होती है वो आपकी गोबर गैस में पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? गोबर गैस में 75%। तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? दोस्तों एक तो ओजोन की मोटाई में कमी करने का कारण है आपका CFC। इस CFC के साथ साथ में उस पीड़कनाशी का नाम आपको बताना है जो ओजोन की मोटाई में कमी करता है, तो उसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड भी आपका क्या करता है दोस्तों? ओजोन की परत में कमी करने का काम करता है। मेथिल ब्रोमाइड, ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन, मेथिल ब्रोमाइड याद रखना पड़ेगा प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो एक बार आप लाइक करके दिखाएंगे वीडियो को, शेयर करके दिखाएंगे वीडियो को। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे साथियों, एक बार आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पिरिन साधारण नाम किसका है? एस्पिरिन किसका साधारण नाम है?
ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, एस्पिरिन किसको कहा जाता है? तो एसिटिल सिलिसिलेट एसिड का साधारण नाम होता है एस्पिरिन। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे प्यारे साथियों। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का नाम मान लो ए और बी है। अब हमें क्या पता इसका वस्तु का ए और बी नाम क्यों है, ए बी नाम क्यों है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फैक्ट के रूप में याद रखना पड़ता है, तो उसी फैक्ट की कड़ी में आपको याद रखना पड़ेगा एस्पिरिन का साधारण नाम। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? तो एसिटिल सिलिसिलेट एसिड का साधारण नाम एस्पिरिन है। ठीक है ना? तो एस्पिरिन के बारे में थोड़ी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैसे अगर हम एस्पिरिन की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एक प्रकार की औषधि होती है। क्या होती है? एक प्रकार की औषधि होती है, एक प्रकार की औषधि होती है। और दोस्तों दर्द निवारक के रूप में काम आती है, दर्द निवारक के रूप में काम आती है, यानी दर्द को दूर करने में काम आती है आपकी एस्पिरिन। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? जैव सेल कौन सा है? यही जो जीवों से बना है। तो प्यारे साथियों जो जीवों से बना है वो बना है आपका कोयला। जीवों से जो बना है, पेड़ पौधों से या जीवों से जो बना है वो आपका बना है कोयला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? जैव सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपके सामने ये रहा। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन है कि गामा किरणों से क्या हो सकता है? गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना है प्यारे साथियों, गामा जो किरणें होती हैं वो जीन म्यूटेशन कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? जीन का म्यूटेशन कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गामा किरणें आपका जीन का म्यूटेशन कर सकती हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की जो खोज की थी मेरे प्यारे साथियों वो हेनरी बेकुरल ने की थी। हेनरी बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम अभी आपको मैंने बताया था, एसिटिल सिलिसिलिक एसिड। एसिटिल सिलिसिलिक एसिड को क्या कहा जाता है? एस्पिरिन कहा जाता है। और एस्पिरिन एक दर्द निवारक के रूप में काम आता है, ये बात अभी अभी मैंने आपको बताई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? जो गोताखोर होते हैं प्यारे साथियों, वो गोताखोर क्या करते हैं? साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गोताखोरी करते हैं। तो उस ऑक्सीजन में क्या मिला होता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, उसमें हीलियम मिला होता है। क्या मिला होता है? हीलियम। और हीलियम का उपयोग वायुयान जो होते हैं, वायुयान उसके टायरों में भी क्या होता है? इसी हीलियम का उपयोग होता है। सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैसों की श्रेणी में कौन आती है? तो आपकी हीलियम आती है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? गैस कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, भोपाल गैस त्रासदी जो थी ना वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। तो भोपाल के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस फैली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस फैली थी। और दोस्तों ये त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी, 1984 में। दोस्तों एक वर्तमान की घटना है 7 मई 2020। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के अंदर भी क्या हुई थी? विशाखापट्टनम के अंदर भी एक गैस त्रासदी हुई थी, गैस का रिसाव हुआ था। तो वो गैस कौन सी थी? उस गैस का नाम था स्टाइरिन, स्टाइरिन नाम की गैस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में जो गैस रिसाव हुआ था तो वो गैस कौन सी थी? तो उस गैस का नाम था आपका स्टाइरिन। है ना? स्टाइरिन नाम की जो गैस थी वो आपकी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बारूद का मिश्रण होता है। बारूद जो होता है उसके अंदर किस किस का मिश्रण होता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, नाइट्रस सल्फर और चारकोल। नाइट्रस सल्फर और चारकोल तीनों का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बारूद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारूद बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे साथियों, कुछ क्वेश्चनों का कोई इलाज नहीं है। अगला क्वेश्चन है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? उपास्थि और हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो भाई दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम तत्व की आवश्यकता होती है। कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम तत्व की। हमारी हड्डियों के निर्माण के लिए,
हमारी हड्डियों के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? हड्डियों के संपोषण के लिए, हड्डियों के रख रखाव के लिए कैल्शियम तत्व की आवश्यकता होती है। और दोस्तों अगर कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है, कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है तो बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। रिकेट्स नाम का रोग किसके अंदर होता है? बच्चों के अंदर। और दोस्तों बड़े व्यक्तियों की बात करते हैं तो बड़े व्यक्तियों में ओस्टियोमेलेसिया नाम का रोग हो जाता है। ओस्टियोमेलेसिया नाम का रोग हो जाता है बड़ों के अंदर। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? तो फ्रियोन होता है प्यारे साथियों, इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में काम आता है, यानी किसी वस्तु को ठंडा करने में काम आता है फ्रियोन, है ना। फ्रियोन का उपयोग प्रशीतक के रूप में काम आता है। ओजोन में क्या होती है? ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ओजोन का सूत्र मेरे प्यारे साथियों O3 होता है। ओजोन का सूत्र आपका क्या होता है? O3 होता है। तो ध्यान रखना, ओजोन में केवल और केवल आपकी क्या होती है? ओजोन के अंदर केवल और केवल आपकी ऑक्सीजन होती है। ओजोन के अंदर केवल और केवल आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, O3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे साथियों। प्रशीतक फ्रियोन क्या है? प्रशीतक फ्रियोन यानी फ्रियोन का रासायनिक नाम आपको बताना, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना, डाइक्लोरोमेथेन यानी CH4Cl2। CH4Cl2 को हम क्या बोलते हैं? फ्रियोन बोलते हैं। CH4Cl2 को हम क्या बोलते हैं? फ्रियोन बोलते हैं। तो CH4Cl2 को बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन। इस CH4 को तो बोलते हैं मेथेन, है ना, और Cl2 को बोलते हैं डाइक्लोरो। तो डाइक्लोरोमेथेन आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन ह्रास का मुख्य तय किया जाता है, यानी ओजोन, वायुमंडल में ओजोन का ह्रास कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। CFC आपका ओजोन परत की मोटाई में कमी होने का महत्वपूर्ण कारक है। ओजोन की मोटाई में कमी होने का महत्वपूर्ण जो कारक है वो आपका कौन है प्यारे साथियों? तो ध्यान रखना, वो है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ओजोन के बारे में मैंने आपको बात बता दी, समताप मंडल में ये पाया जाता है। तो CFC क्या करता है? मतलब क्षय करता है, इसकी मोटाई में कमी करता है। ये सारी बातें मैं पीछे आपको बता चुका हूं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आती है? तो दोस्तों अभी मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन बताया था कि कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आती है। तो इथिलीन नाम की, एथिलीन या फिर इथिलीन एक ही बात है, इसको एथिलीन भी बोल सकते हैं, एथिलीन या फिर एथिलीन भी बोल सकते हैं। तो एथिलीन जो गैस है प्यारे साथियों, वो आपकी फलों को या फिर सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम आती है। मीथेन गैस मैंने आपको बताया ही था प्यारे साथियों, गोबर गैस में पाई जाती है। गोबर गैस में पाई जाती है आपकी 75%। इथेन गैस आपकी पॉलीथीन निर्माण में काम आती है। पॉलीथीन का जब निर्माण होता है तो उसमें एथेन नाम की गैस काम आती है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, यानी हमारे शरीर को गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये ज्यादा कैलोरी क्यों आवश्यक होती है? ये ज्यादा कैलोरी क्यों आवश्यक होती है हमें? भी गर्मियों में हमें कम कैलोरी चाहिए, सर्दियों में कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मिलेगी तो क्या बनेगा? हमारा तापमान मेंटेन रहेगा, हमारा तापमान क्या रहेगा? नियंत्रित रहेगा। तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट जो होता है ना, सिगरेट, उसके धुएं में क्या पाया जाता है? तो सिगरेट के धुएं में आपका पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। दोस्तों निकोटीन तो आपका तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला एक एल्केलाइड है। तंबाकू के अंदर आपका कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो ये बात भी आपको पूछी जा सकती है। तंबाकू में जो एल्केलाइड जो पाया जाता है, उस एल्केलाइड का क्या नाम है? तो निकोटीन। तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलाइड का जो नाम होता है वो होता है आपका निकोटीन, और साथ में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है आपका CO। और दोस्तों सबसे जहरीला प्रदूषक आपका माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, सबसे जहरीला प्रदूषक।
सबसे जहरीला प्रदूषक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और साथ में जो निकोटिन होता है वो भी जहरीला ही होता है। इसलिए सिगरेट का धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है। उत्प्रेरक क्या करता है दोस्तों? उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। अगर अभिक्रिया धीमे हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख वायु प्रदूषक किसका उदाहरण है? प्रमुख वायु प्रदूषक किसका उदाहरण है? तो दोस्तों प्रमुख वायु प्रदूषक है ना, प्रमुख वायु प्रदूषक वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा प्रदूषक नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड तो किसके लिए काम आता है? ग्रीन हाउस को बढ़ाने में काम करता है, ग्रीन हाउस बढ़ाने का काम करता है, यानी कहने का मतलब तापमान बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सबसे जहरीला प्रदूषक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जहरीला प्रदूषक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहरीला प्रदूषक आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये धुएं से निकलता है, मोटर गाड़ियों के धुएं से, सिगरेट के धुएं से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और ये सबसे प्रदूषक होता है, ये प्रमुख प्रदूषक होता है। उम्मीद कर सकते हो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को आप क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर है वो रुक गया है, कभी कभार ये PDF में दिक्कत आ जाती है साथियों, तो मशीनरी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो कितनी देर होगी इसको रुके हुए, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या करूँ मैं इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? यानी तंबाकू का जो धुआं होता है इसमें निकोटिन पाया जाता है, इसमें निकोटिन पाया जाता है ज़्यादातर। कार्बन डाइऑक्साइड तो पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण तो ये होता ही होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ में निकोटिन के कारण भी क्या होता है? ये आपका हानिकारक होता है, क्योंकि निकोटिन एक प्रकार का एल्केलाइड होता है, नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है एल्केलाइड, और ये तंबाकू के अंदर पाया जाता है एल्केलाइड। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो 28 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि खाद्य परिरक्षण में के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? खाद्य परिरक्षण का मतलब खाने को कुछ टाइम के लिए, अधिक टाइम के लिए उसको सुरक्षित रखने में सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, खाद्य परिरक्षण में जो उपयोग होता है वो बेंजोइक एसिड का जो सोडियम लवण होता है, बेंजोइक एसिड का जो सोडियम लवण होता है इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। दोस्तों बात करते हैं इस एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल हमारे अचार में काम आता है। हमारा जो अचार होता है, अचार में किसका उपयोग होता है? एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। और दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? तो आपका जो केला होता है, आपका जो अंगूर होता है, और आपकी जो इमली होती है, इनमें क्या पाया जाता है? आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, और टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों भोजन का स्वाद बढ़ाने में काम आता है, भोजन का स्वाद बढ़ाने में काम आता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। आज हम 30 क्वेश्चन तक करेंगे प्यारे साथियों, 30 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके आगे हम करेंगे कल। ठीक है, कल मैं कोशिश करूंगा आपको 50 क्वेश्चन करवाने की। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? उस जीव का नाम आपको बताना है जो वायु प्रदूषण को क्या करता है? मॉनिटर करने का काम करता है, वायु प्रदूषण को कम करता है। तो उसका नाम है प्यारे साथियों लाइकेन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आज की ये 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की मेरी सीरीज चलने वाली है, और दोस्तों मैं आपको अभी तो 500 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपने सपोर्ट अच्छा किया, अगर आपने साथ दिया, तो मैं ये 500 से बढ़ा के 1000 भी कर दूंगा, और इसकी PDF भी आपको दे दूंगा। ठीक है, यानी हमारी जो एग्जाम होने वाली वो आपकी 10 जनवरी को होने वाली है। तो 10 जनवरी तो
मतलब जनवरी के जो 10 दिन है उसमें आप रिवीजन कर लेना। लेकिन मैं आपको दिसंबर में मैं आपको साइंस बहुत अच्छे से करवा दूंगा, साइंस बहुत अच्छे से करवा दूंगा। 1000 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवा दूंगा। और वो 1000 क्वेश्चन जो होंगे वो सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपके आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी ने पूछे हैं, वही आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।